सिर्फ फोर्थ पॉइंट रहेगा। रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में लिखिएगा, प्रतिगामी कर प्रणाली आय बढ़ने के साथ साथ, प्रतिगामी कर प्रणाली में लिखेगा, प्रतिगामी कर प्रणाली में आय के बढ़ने के साथ साथ प्रतिगामी कर प्रणाली में आय के बढ़ने के साथ साथ कर की प्रतिशत में कमी आने लगती है, कर की प्रतिशत में कमी आने लगती है। ठीक, अब देखिए एक मुद्दा, अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे, दिस इज जस्ट अपोजिट टू द प्रोग्रेसिव मेथड, दिस इज जस्ट अपोजिट टू द प्रोग्रेसिव मेथड having decreasing rates of tax for increasing क्या लिखें, दिस इज जस्ट अपोजिट टू प्रोग्रेसिव मेथड हैविंग डिक्रीजिंग रेट ऑफ टैक्स फॉर इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ वैल्यू और वैल्यूम on which tax is being imposed, अब ये बताइए कि भारत सरकार क्या इसको यूज कर सकती है? और सड़क पे आ जाएगी, नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं है, अभी नहीं कर सकते, कर सकते जब डेवलप्ड हो जाए तो। नहीं, क्या सरकार इसका यूज किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को इंक्रीज करने के लिए, क्या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ये सिस्टम लागू कर सकती है? कर सकती है, पर्टिकुलर क्षेत्र में भी सर, पर्टिकुलर क्षेत्र में भी कैसे करेगी? भारत सरकार कर सकती है, कॉर्पोरेट टैक्स सर, कॉर्पोरेट हाँ, कुछ नहीं। भारत में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या इसका यूज सरकार के द्वारा किया जा सकता है? क्योंकि हमने क्या कहा कि अगर रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है तो यानी कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन में बढ़ावा देना है तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर उस सेक्टर की बात हो रही है, पूरे ओवरऑल इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है। यानी कि भारत सरकार क्या कर सकती है, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में वो कर देगी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम टैक्स की दर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका मोरल थोड़ा सा क्या होगा, हाई होगा, और वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, उसे लग जाएगा कि हाँ अब चीजें थोड़ी सी बैलेंस हो गई हैं, तो फिर से उस चीज को क्या कर सकती है, वो हटा सकती है। भारत में एक बार इसका प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या भारत में रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का यूज पूरी इकोनॉमी में किया जा सकता है? पॉइंट नहीं। ठीक, क्या भारत सरकार द्वारा रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का प्रयोग किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर में किया जा सकता है? जी, बिल्कुल कर सकती है। अगला पॉइंट लिखेंगे हिंदी वाले लोग, इस प्रकार के करोपण के लिए अंग्रेजी वाले लोग भी लिखते चलेंगे, देयर आर नॉट एनी परमानेंट और स्पेसिफिक सेक्टर्स, there are not any permanent or specific sectors for such taxes। इस प्रकार के करोपण के लिए कोई क्षेत्र विशेष हमेशा के लिए नहीं चुना जाता है, कोई क्षेत्र विशेष हमेशा के लिए नहीं चुना जाता है। चुना जाता है
लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे देयर आर नॉट एनी परमानेंट और स्पेसिफिक सेक्टर्स फॉर सच टैक्सेस एज ए provision of promotion, comma, some sector might be imposed with regressive taxes as for example to promote the growth and development of small scale industries, to promote the growth and development of small scale industries। हिंदी वाले लोग लिखेंगे लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई क्षेत्रों में सरकार द्वारा, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई क्षेत्रों में सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली किसी विधि द्वारा की जाती है। India at one time had regressive excise duty on their production, excise duty on their production, आप लोग लिख लीजिएगा अभी तक भारत में इसे एक बार ही अपनाया गया है। अभी तक भारत में इसे एक बार ही अपनाया गया। कहां अपनाया गया है? एक्साइज सिस्टम। एक्साइज में नहीं है, उत्पाद शुल्क होता है ना, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाला पोर्शन होता है, तो उत्पाद शुल्क का मतलब क्या हुआ? केंद्रीय सरकार ही लेती है। तो इसे क्या कर दिया गया है कि जो उत्पाद शुल्क है उसको क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा, इसका मतलब उत्पादन बढ़ता जाएगा तो रुपए का भी तो उत्पादन बढ़ता जाएगा, तो टैक्स का रेट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। कम होता जाएगा। हाँ, तो इसे स्मॉल इंडस्ट्री में एक बार यूज किया गया था। अंग्रेजी वाले लोग भी लिख लिए हैं ना? क्लियर? यस ठीक सर। है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पे, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, अनुपातिक कर प्रणाली, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, अनुपातिक कर प्रणाली। अब देखिए ये क्या स्थिति आती है कि यहां पर अगर देखा जाए कि जहां रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, मान लीजिए कि कहीं किसी कंट्री में पूरी तरह से रिग्रेसिव है, तो क्या वो प्रोग्रेसिव नहीं अपना सकता है? हमारे पास ये तीनों शस्त्र हैं क्या? प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनेट। अब अगर मान लीजिए कि एक्सेस प्रोडक्शन हो जा रहा है, तब भी तो दिक्कत हो जाएगी उसकी इकोनॉमी के लिए। इसका मतलब कि मार्केट खराब हो जाएगी, क्योंकि डिमांड 100 की है और पूरा ओवरऑल इतना जबरदस्त प्रोडक्शन हो रहा है, पता चला कि 150 से 200 प्रोडक्शन हो जा रहा है। तो स्थिति क्या आएगी? सरकार तो रोक सकती नहीं कि आप प्रोडक्शन मत करिए, सरकार के पास एक वैल्यू है। अब जैसे मान लीजिए कि बैंक मार्केट में लिक्विडिटी, आप मनी बढ़ानी है, तो सरकार क्या करेगी? जो रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है, इसको कम कर देगी। यानी कि बैंक जब आरबीआई से कम पे पैसा पाएगी तो इसका मतलब कि जो लोन है वो कम पे बेचेगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी क्या है? 5% कर दे बैंक, देखिए पानी की तरह मार्केट में पैसा बहना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो पानी इतना भी ना हो कि पूरे मार्केट में कचरा मचा दे, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करती है सरकार? इसीलिए तीनों शस्त्र का यूज करती है। कहीं कोई ऐसी इकोनॉमी है जहां पर क्या है, प्रोडक्शन एक्सेस हो चुका है,
अब उसे प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो क्या कर देगी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम को इम्पोज कर देगी कि जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाओगे वैसे वैसे टैक्स की दर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मुद्दा ये आ गया ना कि हाँ, लोग क्या अपने आप प्रयास करने लगेंगे, क्या करने के लिए, प्रोडक्शन को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ठीक है। और रिग्रेसिव में है तो जहां पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम पूरा तरह से चल रहा है वहां पे भी सरकार क्या कर सकती है कि मान लीजिए कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं है तो उत्पादन वाले सेक्टर में या स्मॉल इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री में कोई सेक्टर ऐसा उठा लेती है जहां उसे लगता है कि नहीं उत्पादन को बढ़ाना, वहां रिग्रेसिव कर देती है कि भाई जितना उत्पादन ज्यादा करोगे उतना टैक्स का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका भी यूज कर सकती है। लेकिन जो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम है इसका भी तो यूज है, भले ही खराब है, सबसे खराब यही है। खराब क्यों है कि जो 50,000 कमा रहा है उससे भी क्या उतना टैक्स, और जो 5 लाख कमा रहा है उससे भी उतना टैक्स। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो अगर देखा जाए हकीकत में तो यहाँ तो ओरिजिनली अगर देखा जाए कि अब इक्वलिटी नहीं आ रही है, क्योंकि इक्वलिटी तब लाई जाती है कि जब गरीब क्या हो, अमीर की तरफ पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ पे स्थिति ये है कि गरीब से भी उतना लिया जा रहा है और अमीर से भी उतना लिया जा रहा है, जिसके पास कम है वो भी उतना दे रहा है। तो यहाँ पर स्थिति क्या आती है कि प्रोपोर्शनल यानी अनुपातिक कर प्रणाली, क्या ये सही लग रही है? नहीं लग रही है। लेकिन इसे क्या है, ये राजाओं वाला सिस्टम है कि कर सब देंगे, ठीक है, नहीं दोगे तो मोहम्मद बिन तुगलक की तरह दौड़ा दौड़ा के वसूलेंगे। यही मुद्दा आ रहा है। तो इसमें लिखेंगे आप लोग सर डीजल कैसे थे, डीजल व्हीकल में जो अभी हो लग रहा है। नहीं, देखिए डीजल में स्थिति क्या है कि डीजल में स्टेट गवर्नमेंट लेती है। यहाँ ये पूरा ओवरऑल टैक्सेशन सिस्टम है, डीजल, दारू, मेडिसिन, लिकर एंड ड्रग्स प्रोडक्ट, ठीक है, ये इन सब पे स्टेट गवर्नमेंट लेती है। स्टेट गवर्नमेंट इस पे लगभग 45% टैक्स लेती है, उस पे क्या बोलते हैं, डीजल पे, पेट्रोल पे अगर 50 तक पहुंच जाता है। अब अगर उसे जीएसटी के दायरे में ला दिया जाएगा तो इसका मतलब केंद्र सरकार वसूलेगी। तो राज्य सरकार को भी तो साल भर खर्चा चाहिए। अब दादाजी पास करेंगे कब, पिताजी तो देंगे कब, फरवरी में बजट पास होगा तब उत्तर प्रदेश को रुपया देंगे कि लो बेटा। तो ये बताइए, अगर अगर मान लीजिए कि वो रुपया देंगे तब तक हम बैठ के उधार खाएंगे। तो स्टेट की भी तो जो रोज का खर्चा है, महीने का खर्चा है, वो भी तो निकलना चाहिए। उसके लिए स्टेट इसीलिए लड़ता है ना कि पेट्रोल, डीजल और शराब और मादक पदार्थ और लिकर एंड ड्रग्स प्रोडक्ट ये हमारे हिस्से में होने चाहिए, जीएसटी में नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि केंद्र सरकार सारा जीएसटी वसूल ले गई। 2 साल से सब लोग मांग रहे हैं, 65,000 करोड़ उनका बाकी है, 66,000 दे ही नहीं रही है, धीरे धीरे करके देगी। तो अब ये बताइए कि साल भर खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि बजट तो फरवरी में पास होगा। अब मान लो कि इधर बजट पास हो जाएगा अभी, इसके बाद फिर अगली फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा, राज्य सरकार के पास कोई पैसा नहीं बचेगा। इसीलिए क्या है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, लिकर एंड ड्रग्स प्रोडक्ट, तंबाकू है, हमने कहा तंबाकू जो घिसने वाला तंबाकू है और गुटखा, इस सब पे स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी। लेकिन अगर तंबाकू से धुआं निकल गया तो तुरंत सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा, क्योंकि जो धुआं निकलने वाले प्रोडक्ट हैं वो बहुत महंगे होते हैं। सिगरेट है, अफीम है, गांजा है, चरस है, हीरोइन है, स्मैक है, ये सब चीजें बहुत महंगी होती हैं। तो इसलिए कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो हम अगर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसे हम यहाँ रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो जीएसटी का पोर्शन है ए वन नेशन वन टैक्स, उसमें कुछ सेलेक्टेड टैक्स ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं कि आप दारू पे ले सकते हैं। अब यार दारू क्या है, बेसिक नीड थोड़ी ना है हमारी, रोटी कपड़ा मकान छोड़ के अब दारू पियो, कह दो हम टैक्स नहीं देंगे, तरीका थोड़ी ना। अरे 100 रुपए दारू पी रहे हो तो उसे 200 टैक्स लेना चाहिए, है कम से कम। क्या कि आदमी एंजॉय कर रहा है, तुम्हारे पास खुशी है, तुम खुशी नहीं पचा पा रहे हो, दारू पी रहे हो, तो 200 रुपया और दे दो, हम किसी को खाना खिलाएंगे और क्या, टैक्स के बहाने। कोई भाई कोई पानी भी नहीं मर रहा होगा। तो हर्ज क्या, अब सिगरेट पी रहे हो तो उस पे मान लो 5 रुपए की सिगरेट है तो 6 रुपए टैक्स लगा रहता है। तो ऐसी चीजें हैं जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, वो है रोटी कपड़ा और मकान। और ये सब फालतू चीजें जब खा रहे तो इसका मतलब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, अनायास कंजप्शन वाली बात आ रही है। आप तो हम उस पैसे का यूटिलाइजेशन कहीं अच्छी जगह कर सकते हैं ना।
तो क्या सरकार का दारू पे 200% लेना अनुचित है? 500% ले ले, कोई दिक्कत तब हाँ, तब बस बात तो खत्म। लोग तब भी तब खरीदेंगे सर। भाई कम से लेंगे कम बिक रहे तो कम होगा। तब। अब देखिए एक चीज होती है, जैसे आप डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते हैं, तो अगर मान लीजिए 30 रुपया किलो चीनी है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक। अगर 40 रुपया हो गई तो ग्राफ इधर चला आएगा, इधर कम हो जाएगा। लेकिन दारू ऐसी चीज है, परफेक्ट इलास्टिसिटी है, यानी क्या एकदम इक्वल गुड है कि अगर 100 रुपया मिलेगा तब भी एक जगह ग्राफ बनेगा, 200 रुपया मिलेगा तब भी वही ग्राफ बनेगा, यानी उसकी डिमांड में कोई भी फर्क नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मालूम है आपको कि कुछ लोग तो रेगुलर वाले हैं और कुछ लोगों का मूड बन गया है, तो वो ब्लैक में लेनी पड़ी, 500 नहीं 1000 आज पिएंगे तो पिएंगे, ये मेंटेलिटी होती है, तो उसका ग्राफ गिरने उड़ने वाला नहीं होता। दारू और दवा, क्योंकि भाई कोई हॉस्पिटल में पड़ा, हम इंजेक्शन लगवाना, वो चाहे 10,000 की मिले हम खरीदें, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज है बहुत खुशी वाली है और एक चीज गम वाली है, तो दोनों क्या है, उनका ग्राफ कभी इधर उधर नहीं होता, उसकी डिमांड एकदम इक्वल बनी रहती है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए अनुपातिक कर प्रणाली में लिखेंगे, अनुपातिक कर प्रणाली में पूरी आय पर सभी को समान दर से कर अदा करना पड़ता है। लिखेगा आप लोग, प्रोपोर्शनल टैक्सेस हैव फिक्स्ड रेट ऑफ एवरी लेवल ऑफ इनकम। Proportional taxes have fixed rate of every level of income or production। अनुपातिक कर प्रणाली में पूरी आय पर सभी को समान दर से कर अदा करना पड़ता है। इसमें क्या होता है देखिए, पड़ता है, अब इसको ध्यान से थोड़ा ये वाला पॉइंट लिखेगा, लिखेगा इसमें आय बढ़ने पर कर की राशि में वृद्धि होती है। इसमें आय बढ़ने पर कर की राशि में वृद्धि होती है, परंतु प्रतिशत वही बना रहता है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे इन सच a taxation method, in such a taxation method there is neither progression, there is neither progression nor regression, nor 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 regression from the point of view, from the point of view rate of taxes point, या रेट ऑफ टैक्सेस लिखिएगा, रेट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, इसमें क्या लिखे हैं, इसमें आय बढ़ने पर कर की राशि में वृद्धि होती है, परंतु प्रतिशत वही बना रहता है। प्रतिशत वही बना रहता है। अब ये बताइए, ये न तो प्रतिगामी है, अब ये न तो प्रतिगामी है न तो प्रगामी है। क्यों? क्योंकि प्रतिगामी यानी न तो रिग्रेसिव है न तो प्रोग्रेसिव है। क्योंकि प्रोग्रेसिव में क्या है, कर बढ़ने के साथ साथ क्या है, टैक्सेशन की रेट बढ़ती रहती है, और रिग्रेसिव में क्या है कि उसका बढ़ने के साथ साथ ये नीचे आता है, तो प्रतिशत नीचे आता है। परसेंटेज, अब मान लीजिए 5 लाख इनकम है आपकी तो 10% लगेगा, 10 लाख हो गई तो 15% लगेगा, तो प्रतिशत बढ़ रहा है ना। अब यहां पे क्या है कि 10% फिक्स है। अगर आप 5 लाख कमा रहे हो तो 10% कितना लगा, 50,000, ठीक। यानी प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर 5 लाख से आप क्या हो गए, 10 लाख हो गए,
तो आपका परसेंटेज तो 10% रहेगा। आप 20 लाख हो गए, 50 लाख हो गए, वो रहेगा कितना? 10%। लेकिन 50 लाख का फिर 5 लाख आएगा ना, ठीक है? 5 लाख का 50,000 आएगा। इसीलिए लिखे हैं आप क्या, इसमें आय बढ़ने पर कर की राशि में वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा, प्रतिशत में कोई वृद्धि और कमी नहीं होती है, यानी प्रतिशत 10% रहेगा। तो भाई 10% रहेगा, तो अब ये बताइए क्या ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव से मैच कर रहा है? क्योंकि वहां पर तो 1 में प्रतिशत बढ़ रहा है और यहाँ पर 1 में प्रतिशत क्या है? घट रहा है। यहाँ प्रतिशत फिक्स है, बस केवल जो इनकम है वो राशि में, अमाउंट में क्या है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि अब देखिएगा कि इसमें एक मुद्दा आता है कि अगर मान लीजिए ये ना हो तो क्या दिक्कत हो सकती है? इसका यूज क्या है? आपको लग रहा है कि ये कर सही है? बोलिए। बड़े उद्योग धंधों के लिए सही है सर। नहीं, अगर नहीं, अब चलिए, अब हम आपको बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कि अगर ये कर प्रणाली ना होती तो जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, ध्यान रखिएगा जो बताने का प्रयास कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में क्या कह रहा है कि जैसे जैसे कर की दर बढ़ती जाएगी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कर की दर क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। अब ये बताओ कि किसी की इनकम बहुत बढ़ती जाए तो कर की दर भी क्या होती जाएगी? बहुत बढ़ती जाएगी। एक दिन ऐसा भी तो सिचुएशन आ सकता है कि आपकी इनकम 100% और टैक्स भी तो 100% हो सकता है। भाई हमने क्या कहा कि हमने कहा कि अगर आप 5 करोड़ 50 करोड़ से ऊपर कमाएंगे तो आपको 30% देना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 5,000 करोड़ 50,000 करोड़ कमा रहा तो क्या डिसाइड करोगे? तो आपको 50% देना होगा। अगर कोई 90 लाख करोड़ कमा रहा है तो 100%। तो आ जाएगा ना। तो इसका मतलब कि इसको एक जगह रोकना जरूरी है कि नहीं रहे? बिल्कुल। तो एक ऐसी स्थिति आती है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में कि अनुपातिक कर प्रणाली यहां पर आ जाती है कि यहीं पर फिक्स रोकेगी कि नहीं रोकेगी? यस सर। भाई अनुपातिक से ही तो हम लेंगे कि अब 5,000 के ऊपर क्या है? 30% फिक्स है। यानी 5,000 करोड़ रुपया से ऊपर या 50,000 करोड़ के ऊपर या 50,000 करोड़ तक हम 30% फिक्स कर दे रहे हैं। समान रूप से अब टैक्स लिया जाएगा जो क्या है कि 10,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ से जितने लोग ऊपर हैं वो क्या है? एक लेवल पे हमारे यहां भी तो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम हो गया कि नहीं? क्योंकि अगर प्रोपोर्शनल नहीं होगा तो 100% इनकम और 100% वो तो बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब कि प्रोपोर्शनल को एक जगह हमको लाना पड़ेगा। कहां पर? जहां पर कॉर्पोरेट टैक्स फिक्स होता है कि आज के बाद आपको 30% देना है। तो 30% कौन देता है? जिसकी इनकम 5 करोड़ रुपया से क्या हो जाती है? ऊपर हो जाती है। या 50 करोड़ से ऊपर हो जाए, मान लो 50 करोड़ हो जाए, तो 50 करोड़ से लेकर कितना फिक्स हो गया? 30%। कॉर्पोरेट टैक्स भारत में 30%। अब ये बताओ कि 50 करोड़ वाला कितना देगा? 5 तिहाई 15, यानी 15 करोड़ देगा। और 5,000 करोड़ वाला कितना देगा? परसेंटेज वही है, ध्यान रखना। कितना? 30%। भारत की बात कर रहे हैं कि प्रोपोर्शनल टैक्सेशन में हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर से टैक्स लिया जाता है उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, हिंदी में बोलते हैं निगम कर। केंद्र सरकार सबसे ज्यादा रुपया उसी से कमाती है, क्योंकि भाई अब तो जीएसटी से मिल रहा है। क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो कमाती हैं पैसा, वो 20-20 हजार 50-50 हजार करोड़ कमाती हैं। तो 50 5 तिहाई 15, अगर मान लीजिए कि जो ये जीएसटी और पीएसटी ले रहे हैं, जो लोग ये छोटे छोटे टैक्स ले रहे हैं, आदमी कितना दे देगा? अरे बहुत इनकम होगी, 10 लाख होगी, 20 लाख होगी,
तो कितना दे देगा? 2 लाख। लेकिन अगर अंबानी 50,000 करोड़ कमाएंगे तो 5 तिहाई 15,000 करोड़ तो एक है कंपनी दे रही है। तो 15,000 करोड़ कम से कम 20 लाख लोग मिल के देंगे इनकम टैक्स। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जिस देश में अधिक से अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ऐसे अंबानी और अडानी जैसे लोग 15,000 करोड़ देंगे ना। तो अगर ये कंपनियां ज्यादा हो जाएं तो आपको नहीं लगता कि सरकार जो लोकल पब्लिक पे टैक्स लगाती है उसको कम कर देगी? क्यों? क्योंकि उधर से 15,000 करोड़ आ रहा है, यहाँ बहुत दे रहे हो तो 5 लाख दे रहे हो, क्या रुपए टैक्स देते हो? कोई देता है यहाँ पे? अभी 2-4 जो सरकारी नौकरी वाले लोग होंगे वो देते होंगे 40-50 हजार रुपया। 55,000 मैं दे रहा हूँ सर इस ठीक है, तो 55,000 आप दे रहे हैं, लेकिन एक फैक्ट्री वाला दे रहा है 2000 कितना? महीना। ठीक, 2,000 महीना दे रहे हैं, सारे लोग दे रहे हैं, तो 55,000 दिए। आपके जैसे मान लीजिए कि 50,000 लोग होंगे तो कितना हो गया? बहुत हो गया, 500 करोड़ हो जाएगा। लेकिन एक फैक्ट्री वाला कितना दे रहा है? 50,000 करोड़ पे 30%, 5 तिहाई 15,000 करोड़ रुपया दे रहा है। अगर इस तरह की ढेर सारी कंपनियां हमारे यहाँ स्टैब्लिश हो जाएं तो क्या सरकार आम पब्लिक को टैक्स से छूट देना शुरू कर देगी कि नहीं कर देगी? ठीक है, लेकिन अभी हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है क्योंकि हम छोड़ देंगे तो हम कंपनियां नहीं स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता जाएगा, पब्लिक धीरे धीरे उससे क्या होती जाएगी? पब्लिक को धीरे धीरे सरकार क्या करती जाएगी? रिलैक्स देती जाएगी। तो अब मुद्दा ये देखिए कि क्या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में एक लेवल के बाद 5,000 करोड़ रुपया मान लीजिए फिक्स कर दिया गया कि 5,000 करोड़ से 30% लगना शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर जितना भी पैसा जाएगा उस पे 30% लगेगा। तो जिसका 5,000 करोड़ है तो 5 तिहाई 1500 करोड़ देगा। लेकिन कोई 50,000 करोड़ कमा रहा तो भी उसके लिए 30% है। राशि में बढ़ोतरी हो जाएगी लेकिन परसेंटेज में घटोतरी नहीं हो। तो ये बताइए कि 5,000 के ऊपर वाला जो अमाउंट है यहाँ प्रोपोर्शनल लग गया कि नहीं लग गया? क्लियर? सबको समझ में आ गया? लग गया सर। ठीक है, सर लग गया सर। ठीक जी है। सर क्लियर है। अब जरा नीचे आइए रिग्रेसिव में। सर एक क्वेश्चन है सर, हाँ बोलिए। एक अधिभार भी लगता है 50 लाख से ऊपर इनकम पे? वो सरचार्ज है, वो तो सरकार घटाती बढ़ाती रहती है। जब बजट पास होगा तभी उसको बताएंगे। सरचार्ज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक अमाउंट फिक्स है कि 5,000 करोड़ से, ठीक, और 50,000 करोड़ तक आपका 30% है। लेकिन अब पता चला कि आपने 70,000 करोड़ कमा लिया, तो 70,000 करोड़ कमा लिया तो सरकार 30% तो लेगी। लेकिन उसने देखा कि हमारी जो मैक्सिमम सीमा थी इससे ये क्या है 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा हो गया, तो वो टैक्स को नहीं बढ़ा सकती क्योंकि टैक्स तो क्या है, बजट के प्रावधान और इन सारी चीजों पर बढ़ता है, संसद में बढ़ेगा। तो वहां पर उसने एक्स्ट्रा एक लगाया है कि अगर कोई ज्यादा कमा लेता है तो उस पर सरचार्ज लगा देंगे 15%। समझ में आ गया? 40% है शायद सर। हाँ, तो 40% हो जाएगा। तो अभी उसका डेटा हम नहीं बताएंगे क्योंकि जब बजट पास हो जाएगा तभी वो सारी चीजें क्लियर करेंगे, क्योंकि बदल जाएगा ना। अभी उसको बिल्कुल उसको फिट मत करिए दिमाग में। नहीं मेरा क्वेश्चन नहीं था, वो भी तो आनुपातिक कर प्रणाली में ही आ जाएगा जो हाँ हाँ, सरचार्ज। हाँ सरचार्ज भी आ जाएगा क्योंकि एक लेवल है ना, तो वहां से जब वो उसको फिक्स कर दिया जाएगा कि हाँ इतने लेवल तक है। क्लियर? आगे बढ़े। जी सर। अब आते हैं हम बैक पे, रिग्रेसिव पे। रिग्रेसिव में क्या है सिस्टम कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कर की दर क्या होती जाएगी? डाउन होती जाएगी। अब ये बताइए, एक कंडीशन ऐसी भी तो आ सकती है कि इनकम 100% हो जाए, कर 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि प्रोग्रेसिव में क्या कहा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कर की दर बढ़ती जाएगी। तो वहां पर एक 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 स्लैब ऐसा लाना है जहां प्रोपोर्शनल को हमको एडजस्ट करना है कि अब फिक्स कर दो कि इतने से 30% लगेगा, इसके ऊपर जितना भी अमाउंट आएगा और यहां तक 30% लगेगा। तो वही कंडीशन तो रिग्रेसिव में भी होगा। रिग्रेसिव में क्या कर रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कर की दर क्या होती जाएगी? हाँ बोलिए। सर लेकिन इसमें तो ये वाली बात होगी ना कि ये तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए होगा, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर जहां उभर गया वहां इसको हटा देंगे फिर।
तो हम क्या कह रहे हैं कि या हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या इन तीनों का यूज एक देश में है कि नहीं है। वो तो है तो सर, अब ये वो तो देखिए, है। नहीं, मान लीजिए कि अगर अमेरिका में ये स्थिति है कि रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है, ठीक है, तो अब ये बताओ कि वो डिफिनीशन क्या कर रही है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास 5,000 है या 5 लाख है तो 30% दे रहे हैं, अगर आपका 15 लाख हो गया बैंक में तो आपको 25% देना है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास 30 लाख हो गया तो आपको क्या है, तो 10% देना है, आपके पास 50 लाख हो गया तो आपको 8% देना है। आप क्योंकि डिफिनीशन क्या कर रही है कि जैसे जैसे कर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कर की दम, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे कर दर डाउन होती है। अभी मान लो कि एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके पास 50,000 करोड़ हो गया तो वो बोलेगा क्या कि 3% पे टैक्स आ गया, उसके पास 1 लाख करोड़ हो गया तो 2% पे आ गया, उसकी इनकम और बढ़ गई तो 1% पे आ गया। अभी बताओ और बढ़ा दिया तो 0 नहीं पहुंचा देंगे कर, ठीक है। तो जो मिनिमम नीचे वाला न्यूनतम लेवल है उस पे भी लाकर एक जगह वहां सेट कर दिया जाता है कि इतने इनकम तक 10% फिक्स है, 10% के नीचे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये भी किसके लिए हो रहा है, क्योंकि नीचे तभी आओगे जब आपके पास पैसा आएगा। तो इसका मतलब कि इंडस्ट्री और बड़े बड़े लोगों के लिए ही तो सेट है। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि ये प्रोपोर्शनल टैक्स, अब इसमें लिख लीजिए आप लोग, इसी में हिंदी वाले लोग लिखेंगे लिखेगा प्रत्येक कर चाहे वह प्रगामी हो, प्रत्येक कर चाहे वह प्रगामी हो, प्रगामी हो या प्रतिगामी, या प्रतिगामी, एक स्तर के बाद, एक स्तर के बाद समानुपातिक हो जाता है, वही प्रोपोर्शनल समानुपातिक हो जाता है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे every tax progressive or regressive, progressive or regressive, regressive must be converted, must be converted, must be converted into proportional taxes, into proportional taxes after certain level, after certain level, आफ्टर सर्टेन लेवल। क्लियर, समझ में आ गया ना। चाहे वो प्रोग्रेसिव हो चाहे वो रिग्रेसिव हो, एक लेवल के आने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल में। टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 3 मेथड है और तीनों मेथड का प्रयोग, अब ये जरूरी नहीं कि एक देश में नहीं हो रहा, हर देश में करे हो जाएगा। अगर प्रोग्रेसिव में चल रहा है तो वो ऊपर वाला स्लैब निर्धारित करने के लिए चलेगा, रिग्रेसिव में चल रहा है तो वो नीचे वाला फिक्स करने के स्लैब में रहेगा। तो इसका मतलब कि इसका ये जो चाहे प्रोग्रेसिव हो चाहे रिग्रेसिव, अब ध्यान रखिएगा आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, क्वेश्चन का ध्यान रखिए, थोड़ा सा टफ बनता है ये पोर्शन। कह रहा है कि कोई भी देश की टैक्सेशन पॉलिसी में सम्मिलित होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, अनुपातिक टैक्सेस या प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, या तीनों। तीनों 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 यूज कर सकते प्रोपोर्शनल समानुपातिक, प्रोपोर्शनल होना चाहिए सर, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होना प्रोपोर्शनल चाहिए। सर, ये तीनों नहीं हो जरूरी सकते थोड़े सर। है, ये जरूरी थोड़े है कि सारे में तीनों हो ही हो,
कोई तीनों, पर्टिकुलर। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये भी तो ध्यान रखिए तीनों का प्रयोग कर सकती। क्वेश्चन क्या पूछे हैं हमने कहा कि किसी भी देश की सरकार यूज कर सकती है क्या, रिग्रेसिव, तीनों का प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल, तो अपने आप ही हो जाना है। ठीक है, अब अगर वो एक बात बताइए कि थोड़ा सा क्वेश्चन कन्वर्ट करेंगे, तो हमने आपको इधर यहीं से उलट पुलट के समझा दिया है कि अगर वो जरा सा भी इधर उधर करे तो आप इस चीज को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हैं। अब हम आते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस, हमने देख लिया टैक्सेशन सिस्टम। अब हम आते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस, यानी कर के प्रकार। कर के प्रकार, ये बताइए कितने प्रकार के कर होंगे? 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष और डायरेक्ट अप्रत्यक्ष। टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष। कैसे क्लियर करेंगे कि ये डायरेक्ट टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स है? अब ये बताइए, सारे लोग हैं, आप लोग जरा ये आंसर दीजिए कि ये बताइए टोल टैक्स क्या है? प्रत्यक्ष कर। टोल टैक्स क्या है? सर जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं तो उसमें वो एंट्री के लिए टैक्स लेते हैं। इनडायरेक्ट है सर। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तभी टोल टैक्स लगता है, अपने स्टेट में नहीं लगता। इस समय नेशनल हाईवे बना हुआ है हर जगह, तो अपने स्टेट में। हाँ सर, उसमें भी लगता है। तो ये लगता बताइए है सर, स्टेट में अंदर भी लगता है। हाँ, स्टेट में भी लगता है, मानते हैं, लेकिन अपने यहाँ भी लगता है। जो लोकल है उसकी बात की जाए, वो बात हम केवल नॉर्मली पूछे हैं कि सर, टोल ये टैक्स डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट टैक्सेस है जो सरकार एक जनसंख्या या फिर जनता द्वारा लेती है अपने ही जो रोड है या हाईवे है उनका क्या कहते हैं, यूज उनको यानी करने कि के लिए। बनाने के लिए, उनको वो बनाने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए। जो हम यूज कर रहे हैं उसको, उसका टैक्स लेती है सरकार। सर इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट होना इनडायरेक्ट है, चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स है। लेती है ना सर, हाँ, कंपनी लेती है और कंपनी के थ्रू गवर्नमेंट लेती है ना। तो मतलब आप लोग, कुछ लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट कर रहे हैं। अब हम आपको बताएं ये डायरेक्ट सिंपल सा टैक्स, फार्मूला, अब समझिए। क्योंकि डायरेक्ट ये है। जो यात्रा कर रहे हैं उन्हीं से लिया जा रहा है, जो यात्रा नहीं कर रहे हैं उनसे नहीं लिया जाता है। क्या ये किस direct प्रकार का टैक्स होगा ये? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर। चलिए अब हम बताते हैं। सारे लोग एक दूसरे से पाँच पाँच हो गया। अच्छा एक बात बताइए कि जब आप कभी टोल टैक्स पे जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप गाड़ी लेके भागने का प्रयास करते हैं कि अगल बगल से रास्ता मिल जाए तो निकल लें? हाँ सर, सर प्रयास करते टैक्स हैं ना ना? देना पड़े, टैक्स ना देना पड़े। फ्री रोड देखते हैं या फिर आई कार्ड लेके जाते हैं साथ में। आई सीधी सादी बात है, आई कार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन की बात करिए कि आप क्या टैक्स देना चाह रहे हैं जाते वक्त? नहीं, टैक्स तो नहीं कोई नहीं सर, देना चाहता नहीं सर। सर। किसी भी जगह कोई जा टोल कैसे टैक्स ही सकता है? क्यों, कोई भी टैक्स नहीं देना चाहता कोई। नहीं टैक्स नहीं देना चाहता। आप अपनी पर्टिकुलर बात करिए कि जब आप गाड़ी लेके जाते हैं तो आपको लगता नहीं है कि अगर जुगाड़ मिल जाए तो हम उसके पहले से रास्ता और गांव वाला कट के आगे निकल लेंगे? हाँ सर, बिल्कुल। होता है। होता। तो अब ध्यान रखिए, हम आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं है, आप फील करिएगा, जाएंगे कौन सा इनडायरेक्ट है। देखिए, जिस पैसे को देने में हमको कष्ट हो, महसूस करिएगा क्यों। जिस पैसे के लिए हम इधर उधर भागना शुरू करें, इसका मतलब वो डायरेक्ट लिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, आप महसूस कर लीजिए, थ्योरी कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इकोनॉमिक्स है, बस केवल फील करिए और अप्लाई करिए अपने आप प्रैक्टिकल। ये बताइए कि हम अपना पैसा यहाँ, क्योंकि हम ये इसलिए भागते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि 200 रुपया बच जाएगा हमारा। तो दो ही दंड होता है, दो ही कष्ट होता है, या तो शारीरिक कष्ट मिले और शरीर के परिश्रम से अर्थ की प्राप्ति होती है। तो अगर रुपया गया तब भी समझ लो शरीर को कष्ट होता। ध्यान रखना कि जहां दिल में दर्द शुरू हो जाए वो समझ लेना कि बस खाली पता कर लेना कौन सा टैक्स है और बाकी बता देना कि डायरेक्ट ही है क्योंकि हमको दिक्कत हो रही है। ठीक, तो अब देखिए,
अब देखिए, कुछ लोगों ने कहा डायरेक्ट है, कुछ लोगों ने कहा इनडायरेक्ट है। दोनों लोग सही हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो भागने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि अपनी जेब से रुपया देना पड़ेगा। तो ये बताइए क्या है? डायरेक्ट। डायरेक्ट है। लेकिन अगर बस से जा रहे हैं तो अगर बस वाला कहीं इधर उधर से कर दिया तो डायलॉग मारते हैं हम क्या कि यार सीधे चलो। तो क्या हुआ? अगले को कष्ट देना चाह रहा है। दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि आपको दिक्कत उस समय नहीं हो रही है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि वो टैक्स तब भी लगा है, लेकिन आपको ये फील हो रहा है कि हम किराया दे रहे हैं। वो इनडायरेक्ट हो जाता है सर एक तरीके से। हाँ, बस ये बात जहां सही है। भी जहां जहां दिक्कत महसूस ना हो कि लग रहा है कि हमको कुछ मिल रहा है, हम तो किराया दे रहे हैं और आपको भी मालूम है कि उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि इसमें टैक्स जुड़ा, वो मान रहे हैं कि हम किराया दे रहे हैं। अब वही बस अगर आप लेके जाते तो बस इधर उधर करने लगे। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान रखिए कि अगर आप अपने वाहन से जाते हैं तो टैक्स, जो टोल टैक्स है वो क्या है? प्रत्यक्ष डायरेक्ट डायरेक्ट है। और अगर आप किसी गाड़ी से जाते हैं, किसी दूसरे गाड़ी से जाते हैं, किराया, तो इसका मतलब वो क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है। तो क्लियर हो गया? ठीक है। लेकिन अगर अब देखा जाए कि जो टोल टैक्स है वो आपसे हकीकत में इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में ही लिया जाता है, क्योंकि अपनी गाड़ी, हम तो एक केवल एक्सेप्शन बताए हैं ताकि आपको ये ना लगे जब कभी गाड़ी लेके जाएंगे टोल टैक्स पे तो तब देख फील करिएगा, तब हमारी बात याद आएगी कि हाँ, अभी इस समय हम डायरेक्ट दे रहे हैं कि इनडायरेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि क्या कहा जाता है कि डायरेक्ट टैक्स यानी कि जो इनकम है, यही दो से सरकार की इनकम बनती है, जो हम लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ा है। तो आप महसूस करिएगा कि दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा वस्तु एवं सेवाओं पे लगता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वाला किसी पे नहीं लगता है, डायरेक्ट वाला सीधे आप पे लगता है, ध्यान रखिएगा, और आपकी इनकम पे लगेगा। तो हमने कहा कि दो ही चीजें कष्ट देती हैं, या तो आर्थिक दंड हो या तो शारीरिक दंड हो। तो दो से कष्ट मिलता है, क्योंकि भाई हम दिन भर 8 घंटा परिश्रम करके 800 रुपया कमाए और शाम को कोई ले ले तो हमारे शरीर को ही कष्ट होता है। यही तो मुद्दा है। तो अब यहां पर मुद्दा ये आ रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स की बात आती है, जहां पर आपको महसूस हो। अब ये बताइए इनकम टैक्स क्या है? जब आप इनकम टैक्स देते होंगे, भाई साहब बोले कि 2000 रुपये महीना कटवाते हैं, पूछिए कष्ट नहीं हो रहा है? कहाँ गए बोले? कष्ट तो होता है सर। 2000 रुपए देने के बाद फिर फाइनल असेसमेंट होता है, उसमें और निकाल देते हैं 30,000 कि अब इतना है आपका। तो अब ये बताइए कि इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स होगा जी डायरेक्ट। ठीक। लेकिन अगर आप बिस्किट खाते हैं तो आप ये बताइए कि आपको मालूम है कि आप बिस्किट कितने का लिए? 10 रुपए का। जी सर। ठीक है, लेकिन उसके एमआरपी के बगल में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। जी। तो इसका मतलब क्या है कि आप पहले बिस्कुट लिए हैं, संतुष्टि हो गई कि हम बिस्कुट लिए हैं, जैसे अभी किराया दिए थे। ठीक है, उसी तरह से हमने क्या लिया है? बिस्किट लिया है, बिस्किट के पीछे 2 रुपया हम टैक्स भी तो खा रहे हैं। हम ही टोटल टैक्स बियर बर्डन बाय थर्ड पर्सन लाइक एज ए कंज्यूमर। जो वस्तु का उपभोग करता है वही इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है? टोटल बर्डन बियर करता है। तो अब आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा क्या कि वस्तु एवं सेवाओं पर क्या लगता है हमेशा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स। सेवा क्या होती है? सेवा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़े थे ना? जी सर। तो सेवा क्या होती है? ऐसी इंटेंजिबल चीजें जो हमें सेटिस्फेक्शन देखती है। पिक्चर देख के आपको क्या मिलता है? आप रुपया देते हो, लेकिन पिक्चर देख के क्या है? आपको फीलिंग से आती है सेटिस्फेक्शन, इंटरटेनमेंट पे। लेकिन ये ध्यान रखो कि अगर 150 रुपया 200 रुपया टिकट है तो उस पे क्या है? 28% जीएसटी भी तो लगी रहती है। जी। तो अब ये बताइए, लेकिन कोई दर्द हुआ? नहीं। हम तो इस फिराक में है कि हम पिक्चर का दाम टिकट दे रहे हैं, फिर वही किराए वाली बात आई। अरे सर वो तो ठीक है, अपन खुद हाँ। देंगे तब दर्द होगा, दूसरे देंगे तो दर्द नहीं होगा ना उसमें भी।
हाँ मेरा तो वही दोस्त दे रहा नहीं, है। बात वो नहीं है कोई पे कर रहा हो, हम ये बात कर रहे हैं। अब उसमें ये थोड़ी ना कि अब हमारा दोस्त दे रहा है तो उसको किसी को, अगर आप भी टिकट लोगे तो आप भी नॉर्मली यही बोलते हो ना क्या, कि हमने क्या देखी है, मूवी देखी है, कितने की, 250-300 की। गाड़ी 10 लाख रुपए होंडा सिटी का दाम है, ठीक। गाड़ी का ओरिजिनल दाम कितना है? 10 लाख। उसका 1.5 लाख रुपए का आरसी, पोल्यूशन इंश्योरेंस 2 लाख बनता है। 50,000 रुपए का उसका रजिस्ट्रेशन, टोटल मिला के 2.5 लाख लगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि गाड़ी कितने की है, तो आप कितना बताते हो? 12.5 लाख। 10 लाख क्यों नहीं बता रहे हो? बेस प्राइस क्यों बताएं सर, जितना टोटल पे किया उतना ही बताएंगे। जितना माने टोटल और क्या, ठीक है। एक्स तो शोरूम आप प्राइस। ये बताइए कि यहाँ पर आप ले आए हो, आपको नहीं लगता है कि अगर 2.5 लाख रुपए वो आपके गाड़ी के पीछे टैक्स लगा है ना, 2.5 लाख, तो पहले हमको क्या मिली है? हमको क्या मिला है? पहले गाड़ी मिली है, टैक्स लगा है। पहले टैक्स लगा है सर। फिर वही बात यार, पहले गाड़ी खरीदे हो तभी तो टैक्स गाड़ी लगा मिली ना। पहले तो गाड़ी पहले गाड़ी ऑन रोड गाड़ी मिली है तब जा करके। ठीक है, ऑन रोड मिली। अब ऑन रोड तो रोड ऐप चलानी है तो क्या शोरूम में ले लोगे? ठीक है। शोरूम पे तो जाएंगे। अब ये बताइए कि अगर आप 2.5 लाख रुपया अपनी इनकम टैक्स जमा करके आए होते और हम कहते कि भाई साहब आप लड्डू खिला दो, आप अगर अपनी तनख्वाह पे 2.5 लाख रुपया जमा करके आए होते तो उसके बदले कुछ मिलता? सीधे नहीं। सीधे क्या है, 5 गड्डी 500 वाली लेके जाते जब जमा करने, तो रास्ते में हम पूछ लेते, अगर उस समय तो मूड है खराब रहता। और अगर हम पूछ लेते आपसे कि अज्जू भाई ये जरा एक काम करो, लड्डू खिलाओ, तो क्या जवाब होगा? इधर पे ये टैक्स जमा करने की सरकार ने ले ली 2.5 लाख रुपए, तुम्हें लड्डू और भी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ये भी बताइए कि 12.5 लाख की गाड़ी लेके आए हैं, फिर भी तो सरकार ली है ना इनसे 2.5 लाख। 10 लाख की गाड़ी, 2.5 लाख रुपए का कागज पत्र सब बना, तो 12.5 लाख आप खुदे बता रहे थे अभी। तो ये बताइए कि आपसे 2.5 लाख लिया गया, लेकिन गाड़ी लेके आएंगे, आप पूरे मोहल्ले को लड्डू खिलाएंगे खुशी खुशी बिना कहे। ये ध्यान। तो इसका मतलब क्या है कि आपको दिक्कत नहीं हो रही है, जहां आप खुशी से किसी चीज के लिए लड्डू खिला रहे हैं, इसका मतलब कि वो डायरेक्टली नहीं लिया गया। तो 2 प्रकार के टैक्स हैं आज के बाद। थ्योरेटिकल पोर्शन की तो बातें छोड़ दो, जहां दिक्कत ना हो जान लेना क्या है, वो इनडायरेक्ट। सुई से लेकर हवाई जहाज तक हिंदुस्तान में प्रोडक्शन होता है, और हर चीज, जिस चीज पे एमआरपी लिखी है, हर चीज पे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लगा हुआ। ठीक। तो इसका मतलब कि जितनी भी वस्तु भारत में या कहीं भी निर्मित होती है, वस्तु एवं सेवाओं पर हमेशा जो कर लगता है वो कभी डायरेक्ट हो ही नहीं सकता, वो हमेशा क्या है? इनडायरेक्ट ही होता। ठीक है। तो हमने देख लिया कि 2 प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब नहीं भूलेंगे कौन सा डिसाइड करना है? यस सर, समझ आ गया। ठीक है। तो अब आप लोग इस पे थोड़ा सा लिखिए, उसके बाद तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। टैक्सेस में लिखेंगे, लिखेंगे कर से प्राप्त आय को, कर से प्राप्त आय को कर से प्राप्त आय को सार्वजनिक आय का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। पब्लिक इनकम इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पब्लिक इनकम, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा टैक्स। पब्लिक इनकम इज क्योंकि ये जो सारे टैक्स हैं वो कहां से आ रहे हैं? पब्लिक से ही तो आ रहे हैं। पब्लिक इनकम इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। पब्लिक इनकम या टैक्स इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। कर से प्राप्त आय को सार्वजनिक आय का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। सामान्यतः कर 2 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः कर 2 प्रकार के होते हैं। टैक्स कैन बी 2 टाइप्स, टैक्स कैन बी 2 टाइप्स।
ठीक, पहली हेडिंग डालेंगे आप लोग प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल डेफिनेशन पे। हमने आपको पहचानने के लिए व्यवहारिक लैंग्वेज में चीजों को बता दिया। अब सिद्धांतिक लैंग्वेज में अगर प्रत्यक्ष कर की डिफिनीशन देनी है तो आप कैसे दे सकते हैं? हमने आपको सब कुछ बता दिया है, बस उन्हीं शब्दों को एक क्या है माला में पिरोना है। जरा बताइए क्या हो सकता है? Taxes which were charged on the income of a person. हाँ ठीक, ऐसा कर जो किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से वसूला जाता है हाँ वो प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आएगा। जो किसी ठीक, वस्तु एवं सेवा कर के लिए वसूला जाए वो प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आएगा। हाँ ठीक है। अब देखिए हम एक बात बताएं कि इनकम सॉरी जो प्रत्यक्ष कर है वो हमेशा इनकम व्यक्ति पे लगेगा ना, क्योंकि कष्ट किसे होगा? व्यक्ति को। निर्जीव वस्तु को कष्ट नहीं होगा। ध्यान रखिए, भूलना तो याद कर लेना कि हमेशा उस पे लगेगा जिसको कष्ट हो, तो इसका मतलब लिविंग पर्सन आदमी ही है। तो अब ये चीज बताइए कि दो कैटेगरी में हम बांटते हैं, या तो वो व्यक्ति पे लगेगा और कंपनी पे भी लगता है। तो कंपनी को कौन चलाता है? व्यक्ति व्यक्ति ही चलाता है। हमने कहा कि 3 पर्सन होते हैं, एक प्रोड्यूसर, कस्टमर और कंज्यूमर। ठीक है, अब ये बताइए कि एक संस्था का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? व्यक्ति और व्यक्तियों के ग्रुप द्वारा। व्यक्ति और व्यक्तियों के ग्रुप के द्वारा। कि यहाँ पर मुद्दा ये उठ रहा है क्या कि जो प्रत्यक्ष कर है वो या तो व्यक्ति से लिया जाएगा या व्यक्तियों के द्वारा मिलकर बनाई गई क्या किसी संस्था। तो इसका मतलब अगर व्यक्ति से लिया जाएगा तो सिंगल ले लिया जाएगा, अगर संस्था है तो उसमें 4 लोग हैं। ठीक है, तो वो चारों एक संस्था से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब वो संस्था दे दे या तो ये चारों लोग दे दें। बात तो वही है। तो इसका मतलब कि एक व्यक्ति और 4 व्यक्ति, जब 4 व्यक्ति मिलते हैं तो संस्था बन जाती है। तो अगर व्यक्ति दे रहा तो व्यक्तिगत कर है, और अगर संस्था दे रही है तो वो कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स है। बस मुद्दा इतना है। तो प्रत्यक्ष कर की डिफिनीशन लिखेंगे यह वह कर है, अंग्रेजी वाले लोग भी लिखेंगे अ डायरेक्ट टैक्स इज दैट, यह वह कर है जिसे व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है, जिसे व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है। अ डायरेक्ट टैक्स इज दैट which is borne B-O-R-N-E borne by the person on whom 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 it is levied का मतलब इम्पोज करना, on whom it is levied। अब ये बताइए दूसरा पॉइंट में लिखते चलेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या हमने लिया कि यह या तो व्यक्ति पे लगाया जाएगा या तो व्यक्तियों के द्वारा निर्मित संस्था पर लगाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब ये बताइए क्या इसे स्थानांतरित किया जा सकता है? इट इज ए ट्रांसफरेबल और नॉट? नहीं सर। नॉन ट्रांसफरेबल। नहीं ना, क्यों? क्योंकि कहा गया कि जैसे मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्री है तो उसने कमाई की तो उसके अकाउंट के हिसाब से उसके ही कमाई पे तो लगेगा। क्या उसे रतन टाटा के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है कि रिलायंस का अकाउंट है और रतन टाटा उसे भरेंगे? नहीं ना। नहीं। तो अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए सैलरी पा रही हैं, तो सैलरी पाने के बाद क्या आप अपनी सिस्टर या आप अपनी मदर या अपने फादर के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हैं? क्या उनसे वो सरकार पैसा काटेगी? नहीं काटेंगे। इसका मतलब या इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, यह जिस पर इम्पोज किया गया है ये उसे ही क्या है देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि पूछ लेता है क्वेश्चन, सीधे ध्यान रखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से
डैश कर देगा बीच में, फिल इन द ब्लैंक्स, कर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब यहीं पर हम दूसरा भी जवाब दे दे रहे हैं आपको। ये बताइए कि अगर हमने एक बिस्किट खरीदा 12 रुपए का, तो उस पे एमआरपी के साथ टैक्स भी तो लगा है। हाँ सर, लगा है। ठीक है, और हमने आपको बेच दिया, हमने खाया नहीं, हमने आपको बेच दिया। तो ये बताइए जो टैक्स हमारे ऊपर लगा था वो हम किसके मत्थे कर दिए? दूसरे के मत्थे कर दिए ना। नेक्स्ट पर्सन। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, पर्सन। अब अगर आप चाहें तो उसे दूसरे के मत्थे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बगल वाले को बेच दीजिए। जी सर। ठीक है, तो स्थिति क्या आती है कि ये ट्रांसफरेबल है। क्योंकि देखिए कि ट्रांसफरेबल कैसे है कि सरकार क्या करती है, पेट्रोल का दाम 45 रुपया है, 50 रुपया उस पर टैक्स लगा देती है। किससे वसूल लेती है? इंडियन ऑयल कारपोरेशन से। इंडियन ऑयल कारपोरेशन किससे वसूल लेती है? पेट्रोल पंप वाले से। पेट्रोल पंप वाला किससे वसूल लेता है? आपसे। तो इसका मतलब लगा कहां था? फर्स्ट पर्सन प्रोड्यूसर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और वो ट्रांसफर हुआ कहां? पेट्रोल वाले पंप पे, और वो ट्रांसफर हो गया कहां? जो उसका उपभोग कर रहा है। तो इसका मतलब कि हमने क्या कहा कि इनडायरेक्ट टैक्स का टोटल बर्डन बियर करता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन वही होगा जो उस वस्तु का क्या करता है? उपभोग करता है। यानी कंज्यूमर इज द थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन हु इज द फर्स्ट पर्सन प्रोड्यूसर, और सेकंड पर्सन कस्टमर। जरूरी नहीं है कि कस्टमर कंज्यूमर नहीं हो सकता। कस्टमर अगर उस वस्तु का उपभोग कर लिया तो वो भी कंज्यूमर हो सकता है। तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोड्यूसर, सेकंड पर्सन कस्टमर, और थर्ड पर्सन कंज्यूमर। तो टोटल टैक्स बियर बर्डन बाय थर्ड पर्सन लाइक एज ए कंज्यूमर। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब कि जो अप्रत्यक्ष कर है उसे स्थानांतरित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? लेकिन प्रत्यक्ष कर को स्थानांतरित किया जा सकता है? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष कर में जो कमाई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करेगी वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को ही भरना पड़ेगा। वो भी तो पेट्रोल पे कमाएगी ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस पे लिखिएगा। यह वह कर है जिसे व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है। यह जिस पर लगाया जाता है, यह जिस पर लगाया जाता है। अंग्रेजी वाले लोग भी लिखेंगे, a direct tax cannot be shifted to other person. A direct tax cannot be shifted to other person. यह जिस पर लगाया जाता है वही अदा करता है, वही अदा करता है, अदा करता है। अर्थात प्रत्यक्ष कर को, अर्थात प्रत्यक्ष कर को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। A direct tax cannot be shifted to other person. ठीक है, ठीक है। ठीक है, इस पे किया जा सकता है। अब इसमें आप कुछ डायरेक्ट टैक्सेस लिखिए एग्जाम्पल में, इसको हम लिखवाएंगे आगे। पहले तो क्या लिखेंगे थोड़ा आप लोग बताइए। सबसे पहले व्यक्ति पे कौन सा टैक्स लगता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। लेकिन ध्यान रखिए, ठीक है, अगर हम कह दें कि ये पर्सनल टैक्स है तो ये भी डायरेक्ट ही होगा। तो पर्सनल टैक्स और इनकम टैक्स में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति पर्सनली कमाई करता है उसकी इनकम पे जो टैक्स लगता है, इसलिए उसका दूसरा नाम है क्या? इनकम टैक्स। और हकीकत में इसका नाम क्या होना चाहिए? पर्सनल टैक्स। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे व्यक्तिगत कर। पहला एग्जाम्पल में व्यक्तिगत कर हिंदी वाले लोग लिखेंगे, और आबलिक करके उसे आय कर भी लिखेंगे, क्योंकि व्यक्ति ही आय करता है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे पर्सनल टैक्स आबलिक इनकम टैक्स। इन सबको हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगला लिखेंगे और कौन सा टैक्स आएगा? अब ये बताइए कि अब तो हम बाहर कर। हाँ, अभी रुक जाइए। अब ये बताइए, हमने कहा था कि व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा मिलकर बनाई गई संस्था, तो जो संस्था है उस पे क्या लगेगा? इसका मतलब कंपनी है, क्या लगेगा? उस पे लगेगा कॉर्पोरेट टैक्स। इसका मतलब
हिंदी में उसे कहेंगे निगम कर। दूसरा निगम कर। संस्थागत भी कह सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, संस्थागत कर, निगम कर, या अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा पैसा केंद्र सरकार किस टैक्स से कमाती है, तो अभी तक तो किससे कमा रही है वो? कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। हाँ, और तीसरा लिखेगा हो गया ये। उसके बाद लिखेगा संपत्ति कर। संपत्ति कर, संपत्ति कर। जमीन लिखवाने जाते हैं आप तो क्या करना पड़ता है आपको? केवल बेवकूफ बनाती है वो क्या? 10,000 का स्टाम्प पेपर खरीदना है, 50,000 का स्टाम्प पेपर खरीदना है, सीधे सीधे ले लेती है ना, ठीक है। संपत्ति कर, हाँ सर। इसे आप उसे बोलेंगे आप क्या? प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ वो भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर। ठीक है, इसे हम स्टेट ड्यूटी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे लाइक इसमें वो है क्या बोलते हैं, रेवेन्यू स्टैंप। उसके बाद अगला लिखिएगा ब्याज कर, इंटरेस्ट टैक्स। ब्याज कर क्या है? साल भर जो बैंक पैसा कमाती है तो उस पे क्या लेती है? वो ब्याज वाला पैसा कमाती है, तो उस ब्याज पे सरकार क्या करती है? टैक्स लेती है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे इस पे इंटरेस्ट टैक्स। तीसरा, उसके बाद अगला लिखेंगे गिफ्ट टैक्स। कौन बनेगा करोड़पति? गिफ्ट टैक्स यानी उपहार कर। उसके बाद एसटीटी, प्रतिभूति लेन देन कर। प्रतिभूति लेन देन कर, ये क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जब डॉलर, एन, दिनार, रियाल, पाउंड जब आता है भारत, तो आप इसे जब कन्वर्ट करते हैं तो किस में करते हैं? किस में करेंगे? रुपया में। रुपए। और रुपए में करेंगे तो आपको मालूम है कि अगर डॉलर का दाम 70 रुपया और बैंक में जाएंगे आप, तो अब वो 2 रुपया काट के 68 रुपया आपको देगा ना। तो ये बताइए, सीधे ले रहा 2 रुपया ना। और इतना, अगर इतना नोट भजाना है तो कष्ट तो हो ही जाएगा कि 2-2 रुपया करके बहुत ज्यादा ले लिया, तो डायरेक्ट है, ठीक है। ये है क्या? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या प्रतिभूति लेन देन कर। उसके बाद आपका वेल्थ टैक्स, जो कि अब नहीं लगता है। वेल्थ टैक्स अंग्रेजी में ही लिखिए, समृद्धि कर। वेल्थ टैक्स हो गया। उसके बाद आपका मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर। जब आप कारपोरेट टैक्स की चोरी करते हैं तब ये लगता है एक्स्ट्रा, न्यूनतम वैकल्पिक कर, ठीक है, एसेट्रा इत्यादि। अब पहले हम लोग कल इसको क्या करेंगे, तो पहले तो ये आप लोग रट लीजिए कि इतने सारे टैक्स जो है ये क्या है? डायरेक्ट, ठीक है। और एलोबरेट इसको हम कल करेंगे, ओके। ठीक सर। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। लॉटरी पे लगने वाला भी आएगा इसमें सर? लॉटरी अब नहीं चलती है। लॉटरी पे लगने वाला कर क्या है? सीधी सादी बात यह है कि पैसे पे अगर पैसा कट रहा है तो डायरेक्ट ही तो है। बोलिए तब। जी सर। पैसे पे पैसा कट रहा है तो डायरेक्ट ही है। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमने सब चीजें व्यवहारिक बता दी है। और कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। सर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टोल टैक्स किस में रखा जा रहा है, मतलब किस हाँ में सर, रखा जाएगा? सर्विस टैक्स में। किसमें? सर्विस टैक्स। और सर्विस टैक्स, सर्विस सड़क पे क्या मिलती है आपको? सर्विस। मतलब डायरेक्ट हो गया ना वो इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट हो गया। अब ये बताइए, हाँ तो वस्तु एवं सेवा पर लगने वाले कर कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट। क्लियर? ठीक है यस सर। बोलिए। थैंक यू सर। बोलिए जो सर आउट ऑफ द बॉक्स है मेरा एक कॉमन सेंस के लिए सबको काम आया तो पता। कंपनी जैसे 4 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई तो कॉर्पोरेट टैक्स भरेगी, और हाँ। कंपनी में काम करने वाले इंडिविजुअल भी टैक्स भरते हैं जो इनकम हाँ। टैक्स के नाम पर।
हाँ यस सर। तो देखिए ये अगर देखा जाए, जो मैं पीछे चला गया था इसमें, कि जो अनुपातिक सिस्टम हो प्रतिगामी इस तरीके से इसमें चला गया था, तो वहां पर जाने के बाद की ये जो एक तरीके से कंपनी और कंपनी के लोग दोनों के दोनों टैक्स भर रहे हैं, तो ये एक तरीके से ये प्रोपोर्शनल में आएंगे या फिर वो प्रतिगामी में आएंगे? क्योंकि एक कंपनी की आय भी बढ़ रही है जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ रही है। सर ये इधर की तरफ तो इनकम टैक्स देना एक पर्टिकुलर एक कर की तरफ से, कि उनके प्रतिशत से, कि ये तो क्या, हाँ ये 5 लाख कमाने वाला पे 5% लगा दिया, 6% लगा दिया, इस तरीके से दे रहा हूँ, कंपनी वाले भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी की इनकम इनकी इनकम से ही तो जुड़ी हुई होती है। लेकिन कंपनी किसमें देती है? वो जो पैसा इनको नहीं, वो जो एक कंपनी को क्या अलग से रिप्रेजेंट किया गया है कि इस तरीके से कि हाँ बिल्कुल यार कंपनी अलग आइडेंटिटी है, कंपनी का अलग आइडेंटिटी है। हाँ देखिए, कंपनी में जो लोग एम्प्लॉई हैं, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट में जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से कंपनी क्या करती है? लोगों को टैक्स वो पेमेंट करती है। ठीक है, मान के चलते हैं प्रॉफिट हो चाहे ना, कंपनी इतना कमा रही है, उसके पास 4 लोग 10 लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर वो चारों लोग 5 लाख महीने के स्लैब, 5 लाख सालाना बचत के स्लैब में आते हैं, ठीक है, तो वो लोग देंगे। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है कि इनकम आपकी हो रही है, आप उस स्लैब में आ रहे हो, तो आप तो दोगे व्यक्तिगत तौर पे। हमने क्या कहा? प्रत्यक्ष कर में क्या लिखवाया? व्यक्ति और व्यक्तियों के द्वारा निर्मित संस्था। तो इसका मतलब कि बॉडी, कंपनी अपने आप को अलग रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो जो व्यक्ति है, तो देखो एक छोटा एक बड़ा, तो अब स्थिति क्या हुई कि कंपनी वाला जो प्रॉफिट कमाएगा वो ज्यादा कमाएगा ना। ठीक है, जो एम्प्लॉई है, अगर मान लीजिए कंपनी की इनकम हो रही है 50 करोड़, लेकिन एम्प्लॉई का पेमेंट 4 लाख रुपया है, ठीक, साल भर का, तो कहां एम्प्लॉय टैक्स के दायरे में आया? नहीं। तो सबके लिए थोड़ी ना है। हो सकता है सरकार ये कर दे कि 10 लाख तक हम नहीं लेंगे इनकम टैक्स। तो अब ध्यान रखिएगा कि कंपनी अपने आप को अलग, इसीलिए प्रत्यक्ष कर में हमने कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है। व्यक्ति और व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई संस्था, तो संस्था से अलग लिया जाएगा। अगर व्यक्ति उस दायरे में आ रहा है तो व्यक्ति से अलग लिया जाएगा, क्योंकि वो पैसा कहां से लिया जाएगा? जब आपके अकाउंट के थ्रू उसकी रिकवरी होगी कि आपके अकाउंट में कितना आ रहा है। आप वैसे चिल्लाते रहो कि हाँ हम 50 लाख पा रहे हैं, 70 लाख पा रहे हैं, लेकिन जब तक सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिखेगा तो सरकार कैसे मान लेगी कि हाँ आप इतना कमा रहे हो? तो यहाँ ध्यान रखना कि जो आप पूछ रहे हो, जो कंफ्यूजन है कि कंपनी अपने आप को अलग रिप्रेजेंट करती है, उसके एम्प्लॉय अपनी पर्सनल इनकम पे अलग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए 2 पोर्शन है। हमने क्या कहा कि जो व्यक्ति है उस पे पर्सनल टैक्स लगेगा और जो कंपनी है उस पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। क्लियर? ठीक है, तो चलिए फिर कल मुलाकात होती है। सभी लोगों को गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।